जसप्रीत कौर, प्रदूषण ने दिल्ली के हालात बिगाड़ दिए हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताती हूं। आप देखिए, ये विजय चौक इलाका है और यहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए। गोपाल राय जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, वो अब से कुछ देर पहले कहते हैं कि हम लॉकडाउन को लेकर के प्रस्ताव कोर्ट में जमा करेंगे और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी है कि वो अपने वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ करें। देखिए, तो एक तरफ सरकार ये कदम उठा रही है लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बाकायदा अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप समझिए, जो ओवरऑल AQI है वो 386 है, यानी कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं काफी ज्यादा जहरीली है। कल के मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो AQI में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये हवा सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये लोगों को समझना होगा। देखिए, लोग नहीं मानते हैं और जो अरविंद केजरीवाल ने कल इमरजेंसी बैठक बुलाई जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए लेकिन लोगों ने उसका पालन नहीं किया। एक तरफ वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है और जो गोपाल राय ने बोला भी कि निजी संस्थान अपने वर्कर्स को अलाउ करे, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। परिवार के साथ फोटोग्राफी करने आ रहे हैं। देखिए, जो विजय चौक का इलाका है काफी शांत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा, पीछे मेरे पीछे ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा इधर अगर हम कैमरे को घुमाएंगे तो ये राष्ट्रपति भवन है और जो कोई भी दिल्ली आता है वो जरूर एक बार यहाँ पर आता है, फोटो खिंचवाता है, अपने परिवार के साथ पहुंचता है। लेकिन स्थिति दिल्ली में क्या है, जो कि पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा हाई है, 15 दिनों से स्थिति काफी ज्यादा खराब है, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लोग घरों में भी मास्क लगाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाया है। ये देखिए, छोटा बच्चा परिवार के साथ और उसके चेहरे पर मास्क नहीं है। तो लोग अपनी सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन अपने परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को अपनी चिंता नहीं है, कम से कम परिवार की चिंता तो करें। ये हम बार बार कह रहे हैं। और देखिए कि जो स्थिति है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये हवा काफी ज्यादा नुकसानदायक है। अगला एक हफ्ता काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, यानी कि अभी तो आपको नहीं मालूम हो रहा है लेकिन अचानक से लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है। और जो हम विजय चौक पर मौजूद हैं, हम भी हैरान हैं क्योंकि हम तो काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। आप तक खबर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार आए जा रहे हैं। कल अगर हमने देखा था शनिवार तो लोग थोड़ा कम थे, लेकिन आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। एक तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करिए, घरों में रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। अगर जरूरत है, आपको दफ्तर जाना है, बहुत जरूरी काम है, तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करिए, DTC बसेस का इस्तेमाल करिए। हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आबादी के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं दुनिया में और लोगों के प्रयासों से ही होगा। हर बार देखिए, परेशानी भी लोगों को हो रही है लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी लोग ही हैं, ये हमें समझना होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर के कल इमरजेंसी बैठक बुलाई जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इसके अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। देखिए, इस बैठक में तय किया गया है कई अहम दिशा निर्देश हैं जिसमें सबसे अहम है स्कूल बंद रहेंगे अगले एक हफ्ते तक, यानी कि कल से लेकर के एक हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि आपने स्कूल तो एक हफ्ते पहले खोल दिए, बच्चे प्रदूषण से कैसे निपटेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा अगले 3-4 दिन तक और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उसके कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि वो दफ्तर नहीं आएंगे। अब देखिए, जो एडवाइजरी भी थी, जो पूर्वानुमान था और लगातार जो प्रदूषण बोर्ड कह रहा है कि जो गाड़ियों का इस्तेमाल है उसको 30% तक कम किया जाए, ऐसे में पार्किंग फेयर बढ़ा दिया गया है। पार्किंग फेयर 4 से 5 गुना बढ़ा दिया गया है ताकि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि पार्किंग फेयर से उनकी जेब कटेगी। ऐसे में आप मेट्रो का इस्तेमाल करिए, DTC बसेस का इस्तेमाल करिए। तो ये दिशा निर्देश हैं और अरविंद केजरीवाल ने जब ये बैठक की उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी होते हैं और उन्होंने बताया कि क्या दिशा निर्देश है, ये हम सुन लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे। बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो
देखिए, जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली अभी भी है। ओवरऑल AQI वेरी पुअर कैटेगरी में है। और देखिए, गोपाल राय जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, वो कुछ देर पहले मुखातिब होते हैं और उन्होंने कहा कि हम तो अपना प्रदूषण कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो गुरुग्राम से, फरीदाबाद से हवा दिल्ली की तरफ आ रही है, उसको लेकर के हम क्या करेंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, सरकारों को दोष नहीं देना चाहिए। मेरे साथ खुद इस वक्त मौजूद है, देखिए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। गोपाल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं इस वक्त विजय चौक पर हूँ, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप बताइए, आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि जो फरीदाबाद और गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ हवा आ रही है, उसका क्या होगा। सर, कल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें सियासत की तो कोई बात ही नहीं है। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। अगर दिल्ली के आसपास, आप सबको पता है, आप भी रोजाना दिखा रहे हो कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट हमने बैन कर दिया, लेकिन अगर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चलेंगे तो उनका पोल्यूशन इधर उधर आएगा जाएगा। ये तो फैक्ट है। इसमें किसी सियासत की तो कोई पॉइंट ही नहीं है। नहीं सर, इसीलिए ये सवाल है क्योंकि आप कह रहे हैं पराली का जो धुआं है वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, और जो दिल्ली के अपने रीजन हैं, चाहे फिर वो पटाखे जलाए गए हों, खुले में कूड़ा जलाया गया हो, इसके अलावा आपने एंटी डस्ट कैंपेन की भी शुरुआत की थी, लेकिन अभी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए तो कल मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर अभी सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सारे बंद किए जा रहे हैं 20 तारीख तक के लिए। दिल्ली के अंदर 17 तारीख के लिए सारा जितना कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बंद किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जितने सरकारी ऑफिसेज हैं वो सारे बंद किए जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम किया गया है। इसीलिए किया जा रहा है कि इसको और इफेक्टिव बनाया जाए। जी गोपाल राय जी, आप बताइए कि लॉकडाउन को लेकर के क्या प्रस्ताव है, क्या लॉकडाउन भी लग सकता है? नहीं, अभी कल मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि सरकार उसको लेकर के एक प्रस्ताव तैयार कर रही है और कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, और उनके दिशा निर्देश के बाद फिर उस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी निर्णय लिया जाएगा। तो गोपाल राय जी, आपकी सरकार की तरफ से तमाम कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन लोग भी नहीं मान रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग भी परिवार के साथ घूमने निकल चुके हैं, बार बार अपील भी की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों पर असर नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत लोगों ने इसमें पहले भी सहयोग किया है और अब भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन सब लोगों से हमारा भी निवेदन है, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि ये लड़ाई हम सबकी है, क्योंकि इसका प्रभाव हम सब लोगों के ज़िंदगी पर पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है, बुजुर्गों पे पड़ रहा है। इसलिए हमें अपने हिस्से का जो प्रदूषण है वो जितना हम मिल के कम करेंगे, उतना ही जो है इस लड़ाई को और हम मजबूत कर पाएंगे। तो मैं सभी दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जब ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए। जितना हम गाड़ियाँ कम चलाएंगे सड़क पे, उतना ही जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको हम रोक पाएंगे। ठीक है गोपाल राय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? प्रदूषण के लिए एक जिम्मेदार नहीं होता है, प्रदूषण के लिए कई फैक्टर हैं, और उसमें जैसे दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली के अंदर जो डस्ट यानी धूल के जो कण होते हैं वो भी इस पोल्यूशन में जो है वो शामिल होते हैं। दिल्ली के अंदर जगह जगह जो छोटे छोटे आग लगते हैं, कूड़े में आग लगती है, उससे भी इस पोल्यूशन में जो है वो उनका भी जो है हिस्सेदारी होती है। इसके अलावा जो है जिस तरह से चारों तरफ जो पराली जलती है उसका धुआं आता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत सारे कारक हैं जो मिल करके, ख़ास तौर से इस जाड़े के मौसम में जब ठंड बढ़ती है तो ये सारे जो है मिल करके जब ऊपर चादर बन जाती है, उस समय हम लोगों के लिए सांसों का संकट पैदा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है। गोपाल राय जी, दिल्ली में जो प्रदूषण है 30 से 50% इसके लिए पराली जिम्मेदार है। ऐसे में पराली के धुएं को कैसे रोका जाएगा? नहीं, देखिए, समाधान तो उसका आ चुका है। दिल्ली के अंदर हमने पिछली बार ही
पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके बायोडिकम्पोजर घोल तैयार किया था और वो काफ़ी सफल रहा। दिल्ली में हम पिछली बार भी किया, इस बार भी दिल्ली के खेतों में उसका छिड़काव हम कर रहे हैं। तो ये जो केंद्र सरकार को इसमें थोड़ी पहल करनी पड़ेगी और राज्य सरकारों को इच्छा शक्ति के साथ इसके समाधान के लिए बढ़ना पड़ेगा। तो समाधान का रास्ता तो है, लेकिन सरकारों को इसमें पहलकदमी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें सरकारों को पहल करनी पड़ेगी। गोपाल राय जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाइए, तो क्या लॉकडाउन लगाने से पहले आप लोगों की राय भी लेंगे? अभी हमने कहा ना कि हम उसका एक प्रस्ताव कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके दिशा निर्देश के अनुरूप फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, क्या ऑड इवन भी लगाया जा सकता है गोपाल राय जी? अभी तो देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि अभी जो आगे एक्सपर्ट्स की राय को लेकर के जो भी जरूरी कदम होंगे वो सारी सरकार उठाएगी। अभी कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद फिर आगे क्या दिशा निर्देश होता है उसी के अनुरूप प्लान करेंगे। चलिए, ठीक है गोपाल राय जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि सभी जरूरी कदम सरकार ने उठाए हैं। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के प्रस्ताव हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जैसा कि पराली का धुआं है, उन्होंने कहा कि सभी को साथ मिलकर के काम करना होगा और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इसमें साथ निभाएं। पहले भी लोगों ने साथ निभाए, लेकिन जो लोगों की जिम्मेदारी है उसको समझे, क्योंकि प्रदूषण की वजह से हर कोई परेशान हो रहा है और प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है। और देखिए, अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं रोहतक की, क्योंकि जो पराली का धुआं है वो एक बड़ा कारण है। पराली के धुएं को कैसे रोका जाएगा, इसका रोड मैप भी गोपाल राय ने बताया। लेकिन देखिए, रोहतक में जो पराली जलाई जा रही है उससे मुसीबत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस बीच जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कह रहे हैं कि किसानों की मजबूरी है पराली जलाना। अगर किसान पराली जला रहे हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। किसानों को करे हैं, ये ठीक है। पराली को जलाना पड़ता मजबूरी, और कहाँ ले जाए, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। उसको या तो खरीद करे, उसकी जिस तरह उसका एमएसपी तय करके उससे खरीद करे या उसे वहां से उठाए। ये इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, और चीजों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वहां इस्तेमाल कर लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा से ज्यादा पराली जलाए जाने के मामले पंजाब में सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो वीकेंड लॉकडाउन पर भी विचार करेंगे। दिल्ली के नाते से ज़्यादा बात कही है, लेकिन दिल्ली हो या कोई भी शहर या कोई भी गांव, तो ये हमारे लिए कंसर्न का विषय है कि पोल्यूशन कम हो, एनवायरनमेंट सुधरे। उसके लिए हम अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के मिले हैं हमको, उसका जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है, देखिए पराली बड़ी वजह है और दिल्ली सरकार कह रही है जो हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जा रही है वो एक बड़ा कारण है। और पंजाब के अमृतसर से जो तस्वीरें सामने आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। वहां पर पराली जलाई जा रही है, हालांकि प्रशासन ने कहा है कि सख्ती बरती गई है। किसान जो पराली जला रहे हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान मजबूरी बता रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना पराली को लेकर के इंडस्ट्रीज को दे दिया जाए, फिर उसमें दिक्कत क्या है। अब देखिए ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, फिलहाल हम अमृतसर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पराली जलाने की काफी ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। अब तक के जो हमारे एफर्ट रहे हैं, जब हम कंपेयर करते हैं तो इस बार हमारे 19% बर्न्ट एरिया कम हुआ है जो पिछले साल 2020 में था। इस बार जो हमारी क्लस्टर ऑफिसर्स, हमने तकरीबन 43 क्लस्टर ऑफिसर लगाए हुए थे। हर एक विलेज में हमने नोडल ऑफिसर लगाए हुए थे, उनकी सर्वेलेंस रही है। और जब हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी हमने कंपेयर किया है, जो अक्टूबर 20 पिछले साल 154 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, इस साल 2021 में वही एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें 101 मिला है। उसमें भी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है। This will be delivered. We'll definitely be done.
शहादत को मैं नमन करता हूँ। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर लेने के लिए उनके भाई अनय त्रिपाठी और मामा रायपुर रवाना हो गए। आज शाम करीब 6:30 बजे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कल सुबह करीब 7 बजे सभी का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ के रामलीला मैदान में सभी का पार्थिव शरीर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर में राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा, लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। पूरा देश इन शहीदों को सलाम कर रहा है, इन पर गर्व महसूस कर रहा है। विप्लव के छोटे भाई जो है अनय त्रिपाठी, वो और उनके मामा जी उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से निकल रहे हैं। रायपुर जो है कि आज उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। रायपुर में जो है कि वो श्रद्धांजलि सभा होगी। सीएम भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, राज्यपाल जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो देंगे। और उसके बाद फिर कल रायगढ़ उनका जो है वो पार्थिव देह लाया जाना है। घर से जो है कि घर से निकल रहे हैं, आंखें नम है अनय की, देख सकते हैं कि अनय की भी आंखें नम थी। खुद असम राइफल में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर जो है वो अनय है। भाई का पार्थिव देह लाने के लिए, भाभी का पार्थिव देह लाने के लिए, और 8 साल का जो छोटा सा भतीजा था जो नक्सलियों के इस कायराना करतूत में मारा गया, उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से अनय और विप्लव के मामा जी जो है वो निकले हैं। ये नज़ारा है कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर के बाहर। लोग जो है, लोगों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। विप्लव के माता पिता पिछले 2 दिनों से, कल जब से उन्होंने विप्लव के शहादत की खबर सुनी है, तब से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। विप्लव की जो माता जी है, उनकी तबीयत बेहद ख़राब है। वो मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा, उनका वीर सपूत अभी दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि 1 रोज पहले मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर अटैक किया था, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी भी शामिल है। 8 साल का ये बेटा था। 1 रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया गया कि इस हमले में 15 उग्रवादी शामिल थे, जिन्होंने काफिले को निशाना बनाने के लिए वहां 3 आईडी धमाके किए। इसके बाद उग्रवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों को 2 तरफ से घेर कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मणिपुर में उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद से उनके घर में मातम पसरा हुआ है। उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि घर पर लोगों का हुजूम लगा है। हर किसी की आंखें नम हैं और आपको बता दें कि हर किसी को कर्नल विप्लव की इस शहादत पर गर्व है। बताया गया कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल हैं और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर मणिपुर से लौटे थे। शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी का ये घर है। रिश्तेदार जो है वो विप्लव जी के घर में मौजूद है, करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद है, गमगीन माहौल है। कर्नल विप्लव के मामा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या परिस्थिति रही मामा जी? सवाल पूछना मुझे नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। परिस्थिति बहुत ख़राब है। सब अब इंतज़ार कर रहे हैं। आज शाम को 7 बजे रायपुर बॉडी आएगी और हम लोग जा रहे हैं। मैं और छोटा
भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, दोनों जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे लेके आएंगे। कल सुबह 6 बजे। विप्लव जी की जो माता जी है उनकी तबीयत ठीक नहीं है? उनकी तबीयत बहुत क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही बुरी है। कभी किसी अभी तक यकीन नहीं है उनको। अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। सुबह के सारे अखबार यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। ये वो देश के लिए जो है कि दुख तो है। एक बताइए कि मेरे अभी तक, हम भी टीवी देखते हैं, आप भी टीवी देखते हैं, जवानों, नक्सलियों, अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है, लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। बचपन से ही फैसलेस बहुत अच्छी रहा इनका, और बचपन से इनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई। होने के बाद वहीं उन्होंने सेना में ज्वाइन किया और आज कर्नल के पोस्ट में थे। हुए सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है करके। अच्छा सर, जैसे ही सुनते मानो पूरा सन्नाटा सा छा गया मोहल्ले में, और इनके पिताजी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए सुनते ही। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। आसपास रहने वाले लोग इस घटना के बाद सन्न हैं। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। कर्नल विप्लव के छोटे भाई की तरह उनके एक दोस्त है अभिषेक उपाध्याय, बेहतर तरीके से जानते थे उनको। सेना में जब वो भर्ती हुए, जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही, पठानकोट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हर जगह अभिषेक वहां जाते रहे। पूरा देश रो रहा है। बच्चे की क्या गलती थी, क्या गलती थी उनकी पत्नी की? हमको भी दुख हो रहा है। सवाल अभिषेक मैं भी नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन क्या आपको सवाल पूछने में रोना आ जा रहा है। अब तो कल ही वो मिला है, कोई शब्द नहीं कहने की, शहादत की। और एक कमांडेंट पे हमला, कायराना हमला, उसके 6.5 साल के बच्चे की भाभी को, ये जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा, ना रायगढ़ भूलेगा, ना हम। इसको देश नहीं भूलेगा। कैसी शख्सियत रही। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जो है कि वो वीर विप्लव त्रिपाठी ने लड़ी। आप मुझे कह रहे थे कि ये हमला उसी वजह से हुआ है। ड्रग्स माफिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो टालियन थी काफी बड़े बड़े कार्रवाई कर रही थी। भैया एक अच्छे लीडर थे हमारे लिए, वो कर्नल कभी थे ही नहीं हमारे लिए, तो हमारे बोलू दादा थे। जितने स्ट्रांग और जितने दबंगई से वहाँ काम करते थे, उतने सॉफ्ट रायगढ़ में रहते थे। रायगढ़ में ये पुरानी बस्ती है रायगढ़, हर एक बंदा उनको जानता है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक बड़े ओहदे पे है। ये था कि जब हम उनके पास जाते थे, देखते थे उनका ऑरा, देखते थे कहीं भी क्या था, समझ में आता था कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। और वो कभी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते थे, लेकिन हमें पता था उनकी जिम्मेदारी के बारे में। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सेना के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है और जल्द ही शहादत का बदला लिए जाने का भरोसा भी दिया है। तो आपको बता दें कि किस तरह से ये जो कायराना हमला हुआ है, उसके बाद हर कोई दुख और शोक व्यक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने भी कहा है कि शहीदों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा उग्रवादियों को। It is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मणिपुर में उग्रवादियों की इस करतूत की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और शोक संतप्त परिवार के साथ है। वहीं असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह ने भी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश हमारे बहादुर सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने CO-46 AR के परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। जल्द ही आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले का दुखद समाचार मिला। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं। देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जय हिंद। वहीं मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी निंदा की है। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महासारी को ऑक्सीजन मिल गया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फौजियों पे हमला नहीं है, ये हमारे देश पे हमला है। ये हमारे फौजी देश की हिफाजत करने के लिए है। जिन लोगों ने भी किया है वो आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया है और भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में देश से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कल की दुखद घटना जिसमें हमने अपने एक जवान, एक कर्नल को परिवार के सहित खोया है, वो बहुत दुखद रहा है और नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में इस देश में ना नक्सलवाद रहेगा ना आतंकवाद रहेगा। इस देश में केवल एक वाद रहेगा, वो राष्ट्रवाद रहेगा। होकर देश की करोड़ों गरीब महिलाओं को कोई व्यक्ति ऐसा कोरोना काल में होता है जब अपने परिवारजनों का कोई संस्कार नहीं करता था, अंतिम संस्कार नहीं करता था, म्यूनिसिपैलिटी वाले ले जाते थे। और मैंने तो दिल्ली में देखा है 400 लोगों के संस्कार पेंडिंग थे। मुझे स्वयं वो शीतगृह में जाना पड़ा। उस वक्त एक व्यक्ति 600 लोगों का संस्कार करता है, परिवारों के साथ धार्मिक विधि कर उनकी क्रिया वहाँ कर वो करता है और उसको पद्मश्री लेने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम सज्जन है, लावारिस लाशों को कोई भी पुलिस स्टेशन में लखनऊ में लावारिस लाशों को आज तक आप मान नहीं सकते, मुस्लिम सज्जन ने 30,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अग्नि संस्कार किया है और वो सारे के सारे हिंदू थे, बहुत कम मुस्लिम। अब ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता देखकर साफ अर्थ में मैं भावुक हूँ कि मोदी जी ने इस प्रक्रिया को कितनी ट्रांसपेरेंट कर दिया, पारदर्शी किया और उसका लोकतांत्रिकरण किया, डेमोक्रेटिक बना दिया। किसी की सिफारिश मेरिट्स में ही निर्णय होता है और कंट्रीब्यूटर जो है जब उसको एक्नॉलेजमेंट होता है, उसको पुरस्कार मिलता है तो समाज के लिए वो प्रेरणा का स्थान होता है। चाणक्य ने शासन के 2 अति महत्वपूर्ण गुण बताए, अच्छा करने वालों को पुरस्कार
और बुरा करने वाले को दंड, ये दोनों राजा ने तत्परता के साथ देना चाहिए। और मैं मानता हूँ मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों के माध्यम से इसको जमीन पर उतारा है। आज एक छोटी सी बात, क्योंकि मैं इस प्रकार की गतिविधि के सेंटर पे आया हूँ जो निस्वार्थ रूप से चल रही है, तो आपके ध्यान पर रखनी थी। आज मैं यहाँ पर ये स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रेरणा स्रोत श्रीमान वेंकैया नायडू जी को बहुत बहुत मन से प्रणाम कर कर साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके गांव के साथ, आपके नेटिव के साथ और आपके प्रदेश के साथ जुड़ने का जो जज्बा बताया है, और आज भी भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वो जज्बा जस का तस है, वो बहुत बहुत अनुकरणीय है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी और बहन दीपा को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार की गतिविधि आप यहाँ पर कर रहे हो, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। आज मुझे आकर बहुत सीखने को भी मिला है और बहुत संतोष और आनंद की भी अनुभूति हुई है। उसको व्यक्त कर कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।